स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी और जेसीईआरटी कक्षा 6 के इतिहास पुस्तक में पहले 2 अध्याय कवर कर लिए। दोस्तों आज तीसरा अध्याय आरंभिक नगर है। ठीक है, हमने पहले 2 अध्याय में मानव किस प्रकार आखेटक से लेकर के किस प्रकार भोजन उत्पादन करने तक हम लोगों ने देख लिया था कि मनुष्य किस प्रकार बचना प्रारंभ करता है। आज गांव के विकास के बाद आज हम लोग नगर के विकास के बारे में जानने वाले हैं कि आरंभिक नगर कौन सा था, आरंभिक नगर के विशेषताएं क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। दोस्तों आगे स्टार्ट करें तो इस चैनल को मैं कुछ उपयोगी शब्द से जिसे हम लोग जानना जरूरी है, जिससे हम लोग क्या करते हैं अपने आंसर को जो है वो एट्रैक्टिव आकर्षक बना सकते हैं इन उपयोगी शब्दों का उपयोग करके। ठीक है, इसमें जैसे नगर, नगर क्या है, दुर्ग, लिपिक हो गया, फिर कच्चा माल हो गया, फिर पुरातात्विक क्या होते हैं, स्नानागार क्या है, निचला नगर किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग देखते हैं। तो नगर नगर क्या है दोस्तों, जब गांव का विकास हुआ, ठीक है, गांव डेवलपमेंट करने लगा, जो आरंभिक गांव थे वो डेवलपमेंट करने लगा तो उसमें कुछ विनिर्माण के काम स्टार्ट हो गए। तो जैसे जैसे निर्माण का कार्य स्टार्ट हुआ, डेवलप हुआ, वो एक नगर की श्रेणी में आने लगा, वहाँ पे सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, दुर्ग, दुर्ग क्या होते हैं दोस्तों, जो दुर्ग मीन्स किला भी बोलते हैं हम लोग इसको, किला। ठीक है, जहाँ पे ये लोग जो इसके ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे वहाँ पे वो दुर्ग था। ठीक है, लिपिक, ये मोहरों पे निकासी करने का काम करते थे लिपिक। कच्चा माल क्या होता है, कच्चा माल अब अभी हम लोग देखते हैं, अगर कृषि के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कच्चा माल। उसके बाद वो प्रोडक्ट का क्या होता है विनिर्माण में जाके, जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं उत्पादन करते हैं। ठीक है, वो एक बिस्किट फैक्ट्री के लिए वो क्या हुआ, एक कच्चा माल हो गया। ठीक है, उसी तरह कच्चा माल। फिर पुरातात्विक क्या होता है, पुरातत्वों का जो अध्ययन करते हैं, जिसको खोज करते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, पुरातत्विद बोलते हैं। ठीक, स्नानागार, स्नान करने वाला जो जिस तरह हम लोग अभी देखते हैं तालाब बना होता है, तो उसी तरह उस टाइम पे स्नानागार बने हुए थे। ठीक है, निचला नगर एक हो गया दुर्ग, जो ऊंचे ऊंचे पश्चिम में ऊंचे टीले पे था। निचला नगर ये पूर्व की साइड निचले स्तर पे था। ठीक है, इसको निचला नगर कहा गया। ठीक, आगे इन शब्दों के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अध्याय सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, जो सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। ये किसके समकालीन थे, तो मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता जो है उसकी समकालीन सभ्यता में ये इसको कहा जाता है। इसका कालखंड कितना है, हमने पिछले कक्षा में अध्ययन किया कि इसका कालखंड क्या था, 4700 वर्ष पूर्व के आसपास इसका कालखंड था। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, तीनों इसी के नाम है। इसके अन्य नाम के नाम से जानते हैं, अन्य नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता कहीं पे लिखा जाता है, लेकर कहीं पे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर इंडस सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके कई नाम है। ठीक है, इसके विस्तार की बात करें दोस्तों, इसका विस्तार कहाँ पे है, तो वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत, टोटल पंजाब प्रांत, उसके सिंध प्रांत, और भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इस क्षेत्र में इसका विस्तार है। अब बात करें दोस्तों कि ये सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, फिर हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में कहानी पहले ये देख लेते हैं। 1853 के टाइम पे जब रेलवे बिछाया जा रहा था, तो पंजाब के क्षेत्र में जब रेलवे का विस्तार किया जा रहा था, रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ, इंजीनियर्स को कुछ खंडर दिखाई दिए। ठीक है, तो उन खंडरों में जो ईंटें थे, उन पक्की ईंटों को क्या किया गया, इंजीनियर्स ने उठा करके उसको रेलवे लाइन में अपना बिछाना, इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इसको वहीं पे दिखा गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा पूरा स्थल को वहीं देखा गया। ठीक, और उसके 80 साल बाद जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, तब राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी। इसका अवधि के बारे में हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, 4700 वर्ष पूर्व इसकी कालखंड था। ठीक है, इसका खोज किसने करी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज में
हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई इसलिए, और इसके अवशेष सबसे पहले हड़प्पा में प्राप्त हुए इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। और सिंधु घाटी के तंत्र जो है, नदी घाटी के तंत्र के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं 1922 में राखल दास बनर्जी ने, इन्होंने क्या किया, मोहनजोदड़ो की खोज करी। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, तो वो सिंधु नदी के आसपास स्थित है। और हड़प्पा कहाँ पे है, रावी नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। रावी नदी के तट पे हड़प्पा और सिंधु घाटी के तट पे ये मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का नाम क्या है, मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो मृतकों का टीला होता है, ठीक है, मृतकों का टीला। आगे देखें दोस्तों हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में, तो अभी हम लोग इसकी विशेषताओं में हम लोग नगरों का विभाजन किस प्रकार था ये चर्चा करने वाले हैं। इसके भवन, सड़क और नालों के बारे में देखने वाले हैं। ये महान स्नानागार के बारे में देखेंगे हम लोग, फिर अग्निकुंड के बारे में, फिर भंडार गृह, और ये काशी योगिन की सभ्यता के रूप में इसका विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी जीवन शैली के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों हम लोग नगरों की विशेषताओं के बारे में देखें तो नगरों के पहले देखें हम लोग नगरों का विभाजन किस प्रकार था, ठीक है। नगरों का जो विभाजन है वो दो प्रकार से था, एक पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग, ठीक है। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो है ऊंचे टीले पे था, जिसे दुर्ग कहा गया, ठीक है। पश्चिमी भाग क्या था, ऊंचे टीले पे, जिसको दुर्ग कहा गया। और पूर्वी भाग जो है वो निचला शहर, मतलब निचला एरिया पे था, जिसको निचला नगर कहा गया, ठीक है। यह जो पूर्वी भाग है वो पश्चिमी भाग से बड़ा था, लाल एरिया में था, और इन दोनों को जो है वो चार दीवारियों से घेरा गया था, ठीक है, चार दीवारियों से घेरा गया था, जो पक्की ईंटों से बनी थी। पक्की ईंटों की चार दीवारियों से इन नगरों को घेरा गया था, ठीक। भवनों की बात करें दोस्तों तो आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि दो मंजिले भवन मिलते हैं, ठीक है, दो मंजिले भवन मिलते हैं, और आंगन के चारों ओर इसके कमरे बने थे। कमरे जो है आंगन के चारों ओर बने थे, और अधिकांश घरों में हम लोग स्नानागार को देखते हैं, और कुछ घरों में हम लोग कुओं को भी देखते हैं। दोस्तों इनके जो घर बने थे वो बाहर से आप डायरेक्ट देख नहीं सकते कि अंदर में क्या हो रहा नहीं हो रहा। जो दरवाजे थे, दरवाजे के अंदर जाके फिर से इन करना पड़ता था दूसरे दरवाजे से, ठीक है। आगे देखिए हम लोग सड़कों व नालों की विशेषताओं के बारे में देखें तो सड़कें जो है वो क्या करती थी, समकोण पे काटती थी। मुख्य सड़क जो है उसको क्या करती थी, समकोण पे काटती थी, ठीक है, मुख्य सड़कें समकोण पे काटती थी। और जो नाले हैं हम लोग देखते हैं कि नाले ढके हुए नाले थे। अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि नाले जो बनते हैं वो खुले खुले, बहुत जगह नाले गांव देहात में देखते हैं हम लोग कि नाले खुले पड़े हैं, उसको ढका नहीं गया। पर लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के नगर के जो नाले थे वो ढके हुए नाले प्राप्त हुए, अभी भी ढके हुए नाले दिखाई देते हैं हमें। और घर की जो नालियां हैं वो सड़कों की नालियों से जुड़े हुए थे। और हम लोग ये भी इसकी विशेषता देखते हैं कि जगह जगह मेन होल बने हुए थे। मेन होल मीन्स जो नालियां बने हुई थी, कई जगह पे चौड़ी नालियां चौड़ी की हुई थी, जिसको जहाँ से नालियों में जो जमा हुआ कचरा है उसको साफ किया जाता था, जिसे मेन होल कहा गया, ठीक है। आगे देखिए हम लोग को अग्निकुंड प्राप्त होते हैं, कहाँ से, वो लोथल और कालीबंगा से हम लोग अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। तो इनको माना गया कि ये शायद अग्नि में यूज होते होंगे, ठीक है। और भंडार गृह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से, ठीक है। हम लोग को भंडार गृह प्राप्त हुआ, भंडार स्टोरेज रूम के रूप में, ठीक है। लोथल जो है, लोथल एक बंदरगाह के तौर पर यूज किया जाता था, वहाँ पे भंडार गृह, बड़ा भंडार गृह प्राप्त हुआ, ठीक है। महान स्नानागार, ठीक है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से हमें महान स्नानागार प्राप्त हुआ। ये मोहनजोदड़ो के जो दुर्ग का क्षेत्र था वहाँ पे महान स्नानागार हमें मिला है, ठीक है। इसका निर्माण जो है ईंट व प्लास्टर से किया गया था, प्लास्टर किया गया था। और इस प्लास्टर पे जो है, प्लास्टर के ऊपर चारकोल बिछाए गए थे, चारकोल डाला गया था ताकि इसका लीकेज ना हो, ठीक है। इसके दो तरफ हम लोग देखते हैं सीढ़ी बने हुए थे, दो तरफ से सीढ़ी बना हुआ था ताकि इसके अंदर जा सके, इसमें उतरा जा सके। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे चारों साइड से, इसके चारों साइड से, स्नानागार की चारों साइड से क्या है, कमरे बने हुए थे। कमरे क्यों बने हुए थे, जो यहाँ पे जो इसका निर्माण क्यों किया गया होगा, तो कुछ धार्मिक अनुष्ठान के लिए शायद किया गया था, ठीक है, इसमें पूजा के दौरान स्नान किया जाए, और स्नान के बाद कपड़े चेंज करने के लिए ये कमरे बने हुए थे, ठीक है।
आगे देखें तो इसकी विशेषताओं के बारे में, इसकी कितना लंबा कितना गहरा था, तो ये 2.43, ठीक है, 2.43 मीटर जो है ये गहरा था, ठीक। और चौड़ाई की बात करें तो ये 7.01 मीटर थी, और लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर लंबाई थी इसकी, ठीक है। तो अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के बारे में देखें तो जो शासक वर्ग थे, ठीक है, शासक वर्ग कुछ खास इमारतें बनाने की योजनाओं में जुटे रहते थे। माना गया है कि ये खास योजना बनाने में जुटे रहते थे, इनको शासक वर्ग माना गया है, ठीक है। ये लोग व्यापार करते थे, ये लोग जो है धातुओं का, बहुमूल्य पदार्थों का, फिर अन्य उपयोगी वस्तुएं हो गए, फिर जैसे सोना चांदी हो गए, इन सब का क्या करते थे, ये लोग व्यापार करते थे, ये लोग आयात करते थे, ठीक है। फिर शासक जो है आभूषणों का धारण करते थे, सोना चांदी का धारण करते थे, ठीक। लिपक वर्ग, एक लिपक वर्ग था जो लिखने पढ़ने का कार्य किया करता था, जो मोहरों पे जो है मोहरों पे जो निशान बनते थे, मोहरों पे लिखाई का काम करते थे। अन्य जो अवशेष प्राप्त नहीं हुए शेष, और माना जाता है कि ये लोग लिपक वर्ग ये लोग लिखा पढ़ी का काम करते थे, ठीक है। शिल्पकार जो है, शिल्पकार क्या करते थे, ये विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते थे, घर हो गया, फिर उद्योग स्थल पे ये वस्तुओं का निर्माण करते थे। इसमें जो शिल्पकार में है स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग के लोग थे, ठीक है। आगे देखें आयात, ये लोग आयात किन किन चीज़ों का करते थे, तो तांबा का आयात ये लोग राजस्थान और ओमान से करते थे, ठीक है। तांबा का आयात राजस्थान और ओमान से करते थे। टीन का आयात ये लोग ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोना का आयात ये कर्नाटका, आधुनिक कर्नाटका से करते थे, ठीक है। और बहुमूल्य पत्थरों का जो आयात है वो ईरान हो गया, गुजरात हो गया और अफगानिस्तान से किया करते थे, ठीक है। अब इनकी भोजन पद्धति के बारे में देखें तो ये लोग कृषि का कार्य करते थे और पशुपालन का कार्य करते थे, ठीक। ये लोग फसलों का उत्पादन करते थे। और हड़प्पा से हमें गेहूँ, जौ, दाल, मटर, तिल और सरसों के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये लोग गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इनका पशुपालन किया करते थे, ठीक। और हलों के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन हल के आकार के कुछ खिलौने प्राप्त हुए हैं, जिससे माना जाता है कि ये लोग कृषि करते थे और हल से जोतते थे, ठीक है। दोस्तों आगे इसकी नगर शिल्प के बारे में देखें तो धातुओं के वस्तु ये लोग जो बनाते थे वो पत्थर के थे, तांबे, कांसे और सोने चांदी वस्तुओं से बनाया जाता है। ये जो वस्तुएं मिली पुरातात्विक को, ये अधिकतर जो है ये इन चीज़ों से बनाए गए थे, पत्थर के थे, तांबे के थे, कांसे के थे, सोने और चांदी के थे, ठीक है। यहाँ पे लोहे की वस्तुएं नहीं प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ पे ये इनकी टेक्निक इतनी डेवलप हो चुकी थी, ये टीना और तांबा को मिलाकर कांसा बनाने की पद्धति जान गए थे, जिससे नर्तकी की मूर्ति हम लोग मिलती है, ठीक है। आगे देखें तांबे से क्या क्या बनते थे, तांबे से औजार बनते थे, हथियार और गहने और बर्तन तांबे और कांसे से इन लोगों ने बनाए, ठीक है। सोने चांदी इसके आभूषण बनाए गए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं मनके, बाट और फलक, मनके मोती के मनके बनाए गए, ठीक है। बाट जो तोलने के लिए, नापने के लिए बाट और फलक का यूज किया गया, ठीक है। ये आकर्षक वस्तुएं थी। मोहरे जो है ये इन पे हम लोग देखते हैं ये आयताकार थे और ये पत्थर के बने थे मोहरे, ठीक। मोहरों पे हम लोग देखते हैं पशुओं की आकृति बनी हुई मिलती है, ठीक है। मोहरों का यूज जो हम लोग देखते हैं, कई बार लिखा हुआ है कि कहीं पे लिखा हुआ है कि पहचान के लिए मोहरों का यूज किया गया था, ठीक। बर्तन देखते हैं हम लोग, बर्तन जो है वो लाल कलर के बर्तन थे जिसपे काले रंग से डिजाइन की गई थी, ठीक। लाल कलर के बर्तन जिसपे काले रंग से डिजाइन की गई थी। पक्की मिट्टी से हम लोग देखते हैं खिलौने, मूर्तियां देखते हैं, बर्तन देखते हैं, इनकी पक्की मिट्टी से बनाई गई थी। एक और विशेषता नर्तकी की मूर्ति जो है, नर्तकी की मूर्ति ये त्रिभंग मुद्रा में नर्तकी की मूर्ति पाई गई, ठीक है। ये कांसे की मूर्ति थी। दोस्तों आगे हम लोग भारत में दो प्रमुख हड़प्पाकालीन नगर के बारे में अध्ययन करने वाले, एक धौलावीरा, दूसरा लोथल के बारे में अभी जानेंगे, ठीक है। धौलावीरा ये कहाँ पे, तो गुजरात के कच्छ में, ठीक है। यहाँ पे जो नगरों का हम लोग देखते हैं बनावट, अभी हम लोग ने पढ़ा कि नगर दो भागों में विभाजित था, एक दुर्ग, दूसरा निचला शहर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तीन वर्गों में डिवाइड था।
यहाँ पे 3 भागों में नगरों का विभाजन था, ठीक है। और ये जो नगर थे ये ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे, ऊंची ऊंची दीवारें पत्थरों के से घिरे हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने हुए थे प्रवेश करने के लिए, ठीक है। और कई कई जगह पे हम लोग देखे धोलावीरा में अभिलेख, बड़े बड़े पत्थरों पे अभिलेख लिखे हुए थे, ठीक है। लकड़ी से इसको टिकाया गया था, बड़े बड़े पत्थरों पे अभिलेख लिखे हुए थे। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि हड़प्पा में जो थे वहाँ पे क्या देखा हमने, जो मोहरे थे वो छोटे छोटे मोहरे पे हम लोग निकासी देखते हैं और आकृतियाँ बनी हुई थी। पर यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों पे अभिलेख लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक खुला मैदान मिलता है, जो माना गया है कि ये सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाता होगा, ठीक। लोथल की बात करें तो हम लोग खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी के उपनदी के तट पे हम लोग एक नगर देखते हैं लोथल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बहुत एक केंद्र है, पत्थरों, शंखों और धातुओं बनाए जाने वाले केंद्र के रूप में, इसको महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें मनके बनाने के एक इमारत मिली, जो हम मनके बनाए जाते थे, मनके बनाने के केंद्र मिला, ठीक है। यहाँ पे भंडार गृह प्राप्त हुआ, भंडार गृह क्यों, क्योंकि ये एक लोथल एक बंदरगाह तटीय प्रदेश था, लोथल एक बंदरगाह नगर था, ठीक है। यहाँ पे भंडार गृह मिले, ठीक है। यहाँ पे हमको इस भंडार गृह में मुद्रे मिले, फिर मुद्रांकन मिला, फिर मोहरबंदी मिले, ठीक है। यह बड़ा तालाब, इसके पास में एक बड़ा तालाब मिला जिसको माना गया कि एक बंदरगाह होगा, ठीक है। यहाँ पे जो समुद्र से आने वाली नावें यहाँ पे रुकती थी और यहाँ पे माल चढ़ाया जाता था, उतारा जाने का कार्य किया जाता होगा, ठीक है। इमारत मिली जहाँ पे मनके बनाने का केंद्र था, ठीक है। यहाँ पे हमको मनके बनाने के उपकरण मिले, बने हुए मनके मिले, अर्ध बने मनके यहाँ से प्राप्त हुए, इसलिए इसको माना गया कि ये शायद मनके बनाने के एक उद्योग स्थल हुआ होता होगा, ठीक है। दोस्तों इतना के बाद हम लोग देखते हैं कि ये एक स्वर्णिम युग होने के बाद भी, ये एक क्या बोलते हैं, काशी युगीन सभ्यता, इतना डेवलप सभ्यता होने के बाद भी इसका पतन होना प्रारंभ होता है, ठीक है। ये समाप्त हो जाते हैं। तो कई इसकी शुरुआत, पतन का शुरुआत हम लोग देखते हैं लगभग 3900 वर्ष पूर्व के आसपास इसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। इसके कई कारण रहे होंगे, विद्वानों ने, जो पुरातत्वविद उन्होंने कुछ प्राकृतिक कारक माने और कुछ आर्थिक कारण माने। प्राकृतिक कारण में जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, ये सब माने। आर्थिक कारण में इन लोगों को रोजगार के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। व्यवसाय की कमी के बारे में देखते हैं, फिर राजनीतिक परिवर्तन, बहुत सारे कारक इसमें आते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही नए नगरों का बसावट हम लोग देखते हैं कि 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का बसावट होना प्रारंभ होता है। इसके 14 साल बाद नए नगरों का बसावट प्रारंभ होता है, ठीक है। इसके नए नगरों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कमेंट में कि वीडियो कैसी थी, और अन्य स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।